प्रदेश भर में कलेक्टरों के निर्देश पर कोविड ड्यूटी में जुटे करीब 4,500 शिक्षकों में से बीते 2 महीने में 726 की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 2,845 शिक्षक संक्रमित हैं। लेकिन फिर भी सरकार इन्हें कोरोना योद्धा नहीं मानती, क्योंकि शिक्षक राज्य सरकार की कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल नहीं है। ऐसे में ना तो इनका इलाज सरकारी मदद से हो पा रहा है और ना ही परिजनों की नौकरी या मुआवजा के लिए कोई अवसर बन रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के अफसर भी अब घबरा चुके हैं। उनका कहना है कि मृतक शिक्षकों की संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो सकती है। पुलिस, राजस्व या नगरीय निकाय के कर्मचारी की तरह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मदद नहीं मिलने से हालात लगातार ही बिगड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्कूल टीचर और प्रिंसिपल को डोर टू डोर सर्वेक्षण, सैंपल कलेक्शन, जांच केंद्र, कंटेनमेंट एरिया के सुपरविजन और चेक पोस्ट में यात्रियों व वाहनों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। कई जिलों में बड़े अस्पतालों में आरआई पटवारी के साथ भी इन्हें तैनात किया गया है। भोपाल एम्स में स्टाफ की कमी होने के चलते 6 सहायक शिक्षक ग्रेड 3 को तैनात किया गया है, जो ओपीडी में बैठकर ड्यूटी दे रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न ये कि जब इन्हें कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धा नहीं माना जा रहा, तो इनसे फिर कोरोना काल में ड्यूटी क्यों करवाई जा रही है? और इन सभी का जवाब सरकार को तो देना ही होगा। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुभाष सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रांतीय प्रवक्ता हैं और साथ ही जिला अध्यक्ष हैं भोपाल मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। इसी के साथ हमारे साथ राजीव शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, यह प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश शिक्षक संघ में है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। ये विषय आज हम जनता के सामने, आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की अगर उसके इस पहलू की जांच हम लोग करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ये देखा जा रहा है कि शिक्षक की कमी है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में जितने शिक्षक होना चाहिए तो उतने शिक्षक नहीं है। उसके बावजूद, शिक्षकों की कमी होने के बावजूद भी उन्हें कोरोना के समय में, कोरोना काल के समय उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया। हम ये नहीं बोलते कि उनको ड्यूटी पर ना लगाए, अभी जरूरत है मध्य प्रदेश को, उसकी जनता को, लेकिन कम से कम जो उसमें संक्रमित हो रहे हैं उनके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। अगर वो इस ड्यूटी के दौरान अगर वो मौत को गले लगा रहे हैं, अगर वो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, वीर गति इसलिए बोल रहे हैं कि कोरोना योद्धा है वो हमारी नजर में, अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो सरकार को उनके परिवार का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सहायता राशि देना चाहिए और परिवार के किसी सदस्य को जल्द से जल्द नौकरी देना चाहिए। सुभाष जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की हालात कोरोना काल में ऐसी क्यों और क्या वजह है? इसका कारण है कि जो मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग ने पिछले वर्ष जो कोरोना वॉरियर्स के लिए जो आदेश जारी किया था और उसका शिक्षा विभाग ने अभी तक पालन नहीं किया है। हालांकि उसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के जो कर्मचारी है और जो कोरोना में ड्यूटी करेंगे और यदि उनकी मृत्यु कोरोना की ड्यूटी चलते हो जाती है तो उनको 50 लाख की बीमा राशि दी जाएगी। परंतु आज तक मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आदेश को फॉलो नहीं किया है। ये थोड़ी विसंगति हो रही है। हम लोगों ने अनेक बार प्रमुख सचिव मैडम को, शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इसका ज्ञापन दिया, परंतु आज दिनांक तक किसी भी शिक्षक को इसका भुगतान नहीं हुआ है। और इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि शिक्षकों से जांच करवाई जा रही है। जैसे जो डॉक्टर और जो नर्स जो काम करते हैं वो काम शिक्षकों से करवाया जा रहा है, जो डॉक्टर और जो पुलिस का जो काम करते हैं पुलिस वाले वो काम भी शिक्षकों से करवाया जा रहा है। और अभी जो 18 वर्ष के प्लस का जो टीकाकरण अभियान है वो स्कूलों में लगाया जा रहा है, तो सभी शिक्षकों की ड्यूटी उसमें लगाई जाएगी। और आज लगभग 1000 के लगभग आंकड़ा पहुंच चुका है शिक्षकों का। ये जो सरकारी आंकड़ा 726 का आपने बताया, ये कहीं और ज्यादा है।
क्योंकि ये सरकारी अस्पतालों का हो सकता है, प्राइवेट अस्पतालों में, घरों में जिनकी मृत्यु हुई है उनका ये डेटा नहीं है। तो क्योंकि हमें मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि लगभग 1000 से ऊपर की संख्या पहुंच सकती है। जी राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शिक्षकों के हालात इतने बुरे हैं। अभी जैसा सुभाष जी ने बोला कि जो 726 का आंकड़ा मैं दे रहा था, ये 1000 से ऊपर का भी आंकड़ा है। कहाँ सरकार से कमी रह गई और कहाँ शिक्षक जो है वो अब स्कूल, अपने मंदिर, स्कूल जैसे एक शिक्षा के मंदिर से बाहर निकलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान गंवा रहे हैं। जान गंवा रहे तो गंवा रहे हैं, अब उनके परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। जी राजीव जी। जी, अभी जैसे सुभाष जी ने बताया कि वास्तविकता का उन्होंने परिचय दिया। वास्तव में शिक्षकों की हालत बहुत दयनीय है इस समय। और एक कहावत है हमारे यहाँ कि गरीब की लुगाई और गांव की भौजाई। तो शिक्षक का हाल गरीब की लुगाई जैसा बना दिया है। अब कारण के जहां तक आप बात करते हैं तो कारण में बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। भाई आप शिक्षक से काम लेना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं। आपने भी कहा, हमें भी, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और देश की सेवा करना हमारा एक धर्म है, हम उसमें पीछे हटने वाले लोग नहीं है। मगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम तब से उनकी मांग कर रहे हैं। ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर कहीं वैक्सीनेशन तक नहीं हुआ। अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाता तो आप एक बात सोचिए, आज की डेट में जो भास्कर जिसको आप कोट कर रहे हैं उसी में लिखा है कि 1200 पुलिसकर्मी संक्रमित, वहीं वो लिखता है कि 2800 से अधिक शिक्षक संक्रमित। दूसरी तरफ उनके मरने वालों की तादाद केवल 24 और शिक्षकों के मरने वालों की तादाद 725-26। तो आप देखिए, अगर शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर केवल वैक्सीनेशन करा दिया गया होता तो मैं ये समझता हूं कि जो काल कल्पित होने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत कम होती। आप शिक्षकों से काम ले रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बदले में आप उन्हें जो कुछ देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। और दुखद इसलिए है, जी जी जी, मैं कह रहा हूं दुखद इसलिए है कि हमारी शासन से बड़ी अपेक्षाएं हैं। अभी अरुण स्वामी जी का सुभाष जी ने उल्लेख किया, उन्होंने घोषणा की, वीडियो है हमारे पास में, उनकी रिकॉर्डिंग है कि शिक्षक जो है कोरोना वॉरियर्स मारे जाएंगे, लेकिन आदेश आज दिनांक तक नहीं हुए। चलो नहीं हुए, उससे भी कोई समस्या नहीं है, पैसा कोई मूल्य नहीं रखता, जान बहुत कीमती है, जान मूल्य रखती है। लेकिन अगर आप केवल वैक्सीनेशन ही करा देते, उस पर ही जोर देते थे, प्रथम दृष्टा अगर शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो जाता जैसे अन्य कर्मचारियों का हुआ है तो मैं समझता हूँ ये आंकड़े बहुत कम होते, 100 से भी नीचे होते। तो इसलिए सरकार ने इस बात को अपनी जवाबदेही मानना चाहिए कि उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है और अभी भी समय है सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। पिछले एक साल में अगर हम लोग देखें तो शिक्षा विभाग का जो हाल हुआ है वो सबसे बुरा हुआ है। शिक्षकों ने कोशिश जरूर की थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का मन नहीं लग रहा है। दूसरी कठिनाइयां भी आ रही हैं। अब इस बीच शिक्षा जैसे काम से अलग हटाकर, जिनको कई साल शिक्षक रहते हुए हो गए हैं, उनको उस लाइन से अलग हटाकर आप एकदम से मेडिकल फील्ड में डाल देते हैं, और वो भी बिना किसी मदद के या बिना किसी सहायता के उनको अकेला छोड़ दिया जाता है एक तरीके से। और यहाँ तक कि कोरोना योद्धा भी उनको घोषित नहीं किया जा सकता। आज तकरीबन 750 से ज्यादा शिक्षकों के मरने का आंकड़ा हमारे पास है। ऐसे में उनके परिवार का क्या, सुभाष जी, क्या करेगा परिवार उनका? क्या सोच रहे हैं आपका संगठन? अब नहीं, हमारा संगठन अब शासन से अनुरोध कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक आपदा में हम कोई और स्टेप तो नहीं उठा सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं और शासन तक बात हमारी पहुंचा रहे हैं, ज्ञापनों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, परंतु अभी तक शासन का आज दिनांक तक कोई, हालांकि इस बीच में देखने में आया कि 2-3 कलेक्टरों ने जरूर कोरोना घोषित करा है शिक्षकों को। अभी उज्जैन और राजगढ़ और बुरहानपुर 3 कलेक्टरों ने जरूर किया है, और इसी तरह से सभी कलेक्टरों को करना चाहिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन को स्कूल शिक्षा विभाग को करना चाहिए, जैसे नगरीय निकाय में करा है आदेश पृथक से। तो पिछले वर्ष प्रमुख सचिव मैडम ने हमारे यहाँ कोशिश करी थी, परंतु उन्होंने वीडियो डाल के और हम लोगों का शंका समाधान की थी कि भाई हम लोगों को भी चिंता है और हमने मालूमात करी है, इसकी पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस आदेश में पर्याप्त लिखा हुआ है जो आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग द्वारा जारी हुआ है।
वो सभी पे लागू होता है, परंतु इसके बावजूद भी आज दिनांक तक किसी भी शिक्षक को भुगतान नहीं हुआ बीमा राशि का। इस संबंध में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब हम लोग घर से निकलते हैं कोरोना ड्यूटी के लिए, तो घर वालों सोचते हैं कि ये वापिस आएंगे तो कोरोना से ग्रसित होके आएंगे और परिवार को भी कर देंगे। इसी तरह से पूरे परिवार के परिवार संक्रमित हो गए हैं और बड़ी दुखद स्थिति है। और यदि जैसे हम लोगों को जो बीमा राशि का जो जिक्र है, जो अन्य विभाग मतलब शिक्षकों के साथ पूरी तरह सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को, पुलिस वालों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, मतलब जो उनको 50 लाख की राशि का भुगतान हो चुका है, हम लोगों को आज तक एक भी नहीं हुआ है। और इसके पहले हमने मांग की थी, जैसे राजीव जी बता रहे थे कि शिक्षकों को और उनके परिवारों को उम्र का बंधन नहीं करके सबको वैक्सीनेशन करवाया जाए, तो वो बात भी नहीं मांगी। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि भाई 24 घंटे के अंदर हमारी 2 लाख रुपए की राशि हमारे जीपीएफ में से हमको दे दो 24 घंटे के अंदर, तो हम कम से कम इलाज तो करवा सकेंगे। ये मांग भी हमारे अधिकारियों ने अनसुनी कर दी। ये है। क्या लगता है कि प्रशासनिक सेवा में जो सेवा दे रहे हैं, जो आपके अधिकारी हैं खासतौर पर, वो मुख्यमंत्री के कानों तक आपकी बात पहुंचा नहीं रहे राजीव जी, जैसा सुभाष जी ने बोला? नहीं पहुंचाने रहे वो या पहुंचा रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूं कि ठोस धरातल पर शासन तो हमारा संरक्षक है। भाई शासन जब संरक्षक होने के नाते सारी सूचनाएं उनके पास में पहुंचती हैं, उनके संज्ञान में रहती हैं, और संज्ञान में रहने के साथ साथ नैतिकता के आधार पर यह दायित्व तो बनता है कि जिस व्यक्ति को, जिस समाज को, जिस वर्ग को जिस तरह की आवश्यकता है तात्कालिक समय में उसकी पूर्ति की जाए। लेकिन शिक्षक के साथ में ऐसा नहीं हो पा रहा है। दुख इस बात का है, पीड़ा बस इसी बात की है मुख्यतः कि भाई हम काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप जो भी कह रहे हैं रात को 12 बजे चल दिए, सुबह 6 बजे चल दिए, जहां आपको जरूरत लग रही है वहां शिक्षक जा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जो आपके दायित्व हैं उनमें आपको ये विचार करना चाहिए कि अगर पूरे प्रदेश भर में जो संख्या आई है, जितने कर्मचारी काल कल्पित हुए उसमें सबसे अधिक संख्या शिक्षकों की, जबकि शिक्षक फ्रंटलाइन पे काम नहीं कर रहा। और जब फ्रंटलाइन पे काम नहीं करने के बाद उसकी सबसे अधिक संख्या क्यों आई, अगर आई क्यों, तो इसके पीछे आपको सोचना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए और उसके उपाय करने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उनके उपाय करेंगे तो जो कुछ घट गया है उसके आने वाले समय में उसको अभी बहुत कुछ रोका जा सकता है, नहीं तो आने वाली स्थितियां और भयावह होंगी, ऐसा मेरा मानना है। राजीव जी, मेरा प्रश्न आपसे इसलिए ये था कि आपने बताया कि अरुण रश्मि शामी ने बाकायदा आपको ये इस चीज का बोला भी था कि वो क्या बोलते हैं, इनको कोरोना वॉरियर्स या शिक्षकों के लिए कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ अभी तक नहीं हुआ। इसलिए मेरा ये क्वेश्चन आपके पास आया था, क्या अधिकारी मुख्यमंत्री के कान तक मंत्र नहीं फूंक रहे? नहीं, अब वो तो ये क्या है, प्रशासनिक स्तर पर क्या चल रहा है ये तो अपन यहाँ बैठकर उसका अंदाज ही लगा सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि ये वास्तव में एक बहुत ही विचारणीय और बहुत ही दुखद पहलू है। मैं समझता हूं कि पूरे भारत भर में अगर कर्मचारियों की तादाद में कहीं अगर देखा जाएगा तो सबसे सर्वाधिक शिक्षक मध्य प्रदेश में काल कल्पित। सुभाष जी आप क्या कहेंगे? अधिकारी नहीं बता रहे मुख्यमंत्री को या सरकार नहीं चाह रही? अधिकारी नहीं, सरकार अब कोरोना जो आदेश जारी करके लगता है फंस गई है। और क्योंकि ये इतने लोगों को 50-50 की राशि बहुत अधिक हो जाती है, तो हो सकता है आगे पीछे हो रहे हैं ये लोग, साल तक जरूर पहुंच रही है और हिला हवाली कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज तक इतने सारे ज्ञापन दिए हैं और 2-4 कलेक्टरों ने जारी कर दिए हैं, और मैडम ने भी एक बार वीडियो जारी करके बोला था हम लोगों से, पूरे प्रदेश से वीडियो जारी करके बोला था कि आपको कोरोना योद्धा माना गया है। और परंतु उसके बाद से आज तक सब ये प्रकरण ठंडा पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा पता चला है कि मैडम ने जीएडी में फाइल भेजी है इस बाबत, तो जीएडी फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है। वो जो उसमें जो कंडिका 3 में जो लिखा है कि राज्य शासन के समस्त कर्मचारी जो कोरोना ड्यूटी करते हुए मृत हो गए उनको 50 लाख की राशि का बीमा दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं है, उसमें करना चाहिए उन लोगों को।
तो ये जो लिखा है, आप बोल रहे हैं कि राज्य शासन का कोई भी कर्मचारी जो कोरोना की ड्यूटी करते समय अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उन्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो 726 लोग जो आंकड़ा सामने है उनमें से कितनों को मिला और आपका संगठन ने कितनों को दिलवा आज दिया? तक, आज दिनांक तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, ना मैडम ने दिलवाया। और अब क्या कह सकते हैं, शासन स्तर नहीं, पे क्या मैं चल रहा है। आपके संगठन से सीधा पूछना चाह रहा हूं कि आपके संगठन ने उन 726 लोगों के लिए क्या किया। ये क्वेश्चन मेरा राजीव जी से भी जाएगा। हम लगातार आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं मैडम को, और शिक्षा मंत्री जी को भी संज्ञान में लाया है, मुख्यमंत्री जी को भी कई बार दिया है हम लोगों ने ज्ञापन, और हम पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। और दो चार विभागों के जो उदाहरण है वो भी बता रहे हैं कि देखो, इन विभागों ने भी अपने अपने कर्मचारियों के अभी मंडी कर्मचारियों के लिए कल वल घोषित किया है, उन्होंने 25-25 लाख रुपए देने की बात कही है। जो संविदा कर्मचारी हैं उन तक की बात कही है, जबकि हम तो रेगुलर कर्मचारी है। और शिक्षकों से पूरे साल गैर शैक्षिक काम लिया जाता है, बीएलओ में ड्यूटी लगा रखी है। और अनावश्यक शिक्षकों को पढ़ाने के काम के अलावा पूरे काम करवाए जा रहे हैं, और आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा शिक्षा के तरफ भी पिछड़ता जा रहा है आपका राज्य। राजीव जी, यही क्वेश्चन आपसे है, क्या किया संगठन ने? जी अभी तक क्या किया संगठनों ने? तो 726 लोगों की मौत हो गई है। जी जी, परसों ही हमारे प्रांत अध्यक्ष ने माननीय मंत्री जी से बात की थी। वो यहाँ भोपाल में उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके निजी सहायक भरत व्यास जी से बात हुई। तो अभी 726 लोगों के लिए सरकार पर निरंतर हम अपने वार्तालाप के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से जो कुछ भी दबाव बना सकते हैं उसका पूरा दबाव बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो लोग काल कलवित हुए हैं उन्हें वो राशि यथाशीघ्र शासन से भुगतान हो, और उसके लिए जो यथासंभव प्रयास होंगे वो हम जरूर करेंगे। मान्यता प्राप्त संगठन होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमें ऐसा करना भी चाहिए और हम कर भी रहे हैं। बुलंद आवाज की कहाँ कमी रह गई? आप दोनों अपने अपने संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, कहाँ कमी रह गई बुलंद आवाज की, और कहाँ सरकार या अधिकारी जो इसमें निर्णय लेने वाले लोग हैं उनके कानों तक क्यों नहीं बात पहुंच पा रही? 726 छोटा आंकड़ा नहीं होता, बड़ा आंकड़ा है। कहाँ गलती हो गई सुभाष जी, कहाँ कमी रह गई? नहीं, कभी तो खैर हम लोगों की तरफ से तो कोई कभी नहीं है। अब शासन ही थोड़ा सा कुछ व्यस्तता के कारण या दूसरे कामों में अचानक ये जो मौतें हो रही है इसमें उलझ गई है शासन, या फिर अब चल रहा है। फिर अब थोड़ा सा मीडिया ने भी इस बात को उठाया है, आज ही पेपर में आया है, तो उससे भी काफी माहौल गरमाया है और पूरे प्रदेश में खलबली बची हुई है। और जितने भी संगठन है हमारे, सब लोग जो है मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक उसका नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। और यही तो हम लोग जो है ज्ञापन वगैरह और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चलाएंगे, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बताइए। अपने स्तर पर आपने कितने मृतक शिक्षकों के परिवार से संपर्क साधा सुभाष जी, और कितनों की मदद की है संगठन ने, और किस तरीके से मदद की है? हमने बराबर हमारे जिले में जितने भी शिक्षक अभी तक 10-15 टीचर जो खत्म हुए उनको मैं बराबर मैंने फोन किया है, और जीओ साहब से भी बात करिए, उनको अनुग्रह राशि तक टाइम से जो उसको सबको जलाने के लिए जो अंतिम क्रिया के लिए जो अनुग्रह राशि फिक्स है 50,000 रुपए, वो तक टाइम से नहीं दी गई थी। तो वो हमने कोशिश करके और वो दिलवाई, वो भी 8-8, 15-15 दिन बाद मिली है। इसलिए बुरा मत मानिएगा सुभाष जी, लेकिन यहाँ प्रश्न परिवार के जीवन यापन का है, अंतिम क्रिया के सामान का नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को उनकी और मदद करना चाहिए और उन्हें भरसक कोशिश देना चाहिए। और बात यहाँ आपके जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की है। राजीव जी, कितने लोगों से संपर्क साधा और कितने लोगों की मदद करी? हम लगातार जितने भी जिले हैं उन सबसे लगातार फीडबैक ले रहे हैं। जो छिंदवाड़ा में हमारे नंद कुमार जी शितमा हैं, होशंगाबाद से हमारे कोमल सिंह जी हैं, जितने भी हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो जागरूक अध्यक्ष हैं, जिनों में ज्यादा जैसे सिवनी जैसे हमारे शर्मा जी हैं, तो ऐसे जहां जहां ज्यादा मतलब जहां जहां ज्यादा प्रताड़ना है, जहां ज्यादा केस आ रहे हैं,
उन सब जिलों से लगातार जो भी मदद की आवश्यकता है, उनको उस तरह की मदद की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी तरह से, जैसे कि जीपीएफ चाहिए, अभी बीमार है, अब वो बैतूल वाले हमारे एक सज्जन थे, हालांकि उनका भोपाल में निधन हो गया, उनका जीपीएफ नहीं मिल रहा था, तो वहां के जो हमारे अशोक बोरखड़े जी हैं उनसे बात करके वहां जिला शिक्षा अधिकारी जी से 3 दिन में उनका जीपीएफ हमने सैंक्शन 5 लाख रुपए कराया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां जहां जैसी संभावनाएं बनती हैं मदद की, हम बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से, हमारे अध्यक्ष महामंत्री जो भी वो सारे लोग जहां जहां जिस क्षेत्र में है वो सब अपने हिसाब से जो यथासंभव प्रयास हो सकते हैं वो कर रहे हैं। संगठन की तरफ से हमको करनी रही है, संगठन की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी गई है राजीव जी? जी भाई साहब, हाँ जहां पर लगा है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां लगा है कि उनको आर्थिक आवश्यकता है वहां पर हमारे द्वारा आर्थिक सहायता भी दी। सुभाष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री तक आपने अपनी मांगों को पहुंचाया है शिक्षकों के जीवन को बचाने के लिए? जी पहुंचाया है, विज्ञापन के माध्यम से पहुंचाया है और बातचीत भी करी है हमने, और उन्होंने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं इस बारे में, आश्वासन भी दिया है, तो आश्वासन पर है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। अब राजीव जी का संगठन थोड़ा सा मंत्री जी के ज्यादा करीब है, तो ये अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। तो मंत्री जी आपके संगठन की नहीं सुन रहे क्या? नहीं, सुनने को क्या है, सुन तो रहे हैं, लेकिन राजीव जी के संगठन से ज्यादा निकट है मंत्री जी हमारे। मुझे लगता है ये राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए और आप दोनों को, संगठनों को एक मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो मर रहे हैं, हम लोग तो क्योंकि जो मर रहे हैं उन लोगों की वजह से आप लोग मजबूत थे, और अगर वही नहीं रहे तो आप लोग कहाँ के मजबूत रहेंगे, और क्या संगठन रहेगा, क्या पद रहेगा, क्या शिक्षा रहेगी और क्या प्रणाली रहेगी। राजीव जी, आप पर बात ढोल दी गई है, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? सर क्या है, आप जानते हैं वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरा प्रदेश बंद है, कहीं कोई आवागमन और वो कहीं हो नहीं रहा है, वो कहीं झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ बैठकर तो झूठ बोलना संभव भी नहीं है वैसे भी, तो हम किसी से ना तो भेंट हो पा रही, बस वार्तालाप फोनों से या मोबाइल के माध्यम से बातचीत हो पा रही है। जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, थोड़ी सी भी सामान्य होंगी, हमारा पूरा पुरजोर भरसक प्रयास रहेगा कि हम यथासंभव मदद कर पाए। जो लोग कालकलवित हुए हैं, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, उनकी ये मानवता की सेवा है, शिक्षक समाज की नहीं, पूरी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जब हम कार्य कर रहे हैं तो शासन का कर्तव्य बनता है कि वो भी हम लोगों के लिए पूरे उदार मन से काम करें। मुख्यमंत्री तक बात तो पहुंचा दो दादा। बिल्कुल मिल आए भाई साहब, हम 2-3 बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे जाना हो गया, बातचीत हो गई, कहा है, पर क्रियान्वयन उतना सकारात्मक नहीं रहा जितने की अपेक्षा, ये कहने में कोई वो नहीं है। चलिए सुभाष जी, बोल दिया उन्होंने कि जितना बोला उतना ज्यादा उनको जवाब नहीं मिला, उतनी ज्यादा मदद नहीं मिली। सुभाष जी, अब बताइए उपाय क्या, शिक्षकों को बचाने का उपाय क्या, सेवा भी हो जाए और शिक्षक बच भी जाए। हम नहीं, शिक्षक बच इसीलिए सकते हैं कि शिक्षकों को एक कोरोना ड्यूटी में ना लगाया जाए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि शिक्षकों का काम है पढ़ाना, तो हम लोगों को हॉस्पिटल में लगाया है, हॉस्पिटल का हमें क्या ज्ञान है बताइए आप। नर्स का जो काम है, कंपाउंडर का काम है, वो शिक्षक एकदम कैसे कर सकता है? या तो हमें कोई ट्रेनिंग दी जाती, 1 महीने की ट्रेनिंग दे देते इंजेक्शन लगाने की या कोई, और हॉस्पिटल में, यहाँ के कई हॉस्पिटलों में ड्यूटी लगी है टीचरों की, तो शिक्षकों को ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए। और वैक्सीनेशन के लिए हम लोग घर घर जाके और उनको लेकर, और कोविड सेंटर जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहां तक ले जाना है। तो ये जो है अपने जो दूसरे कार्यकर्ता है, सरकार के कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता है, वे लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी वो सुन, और वो मास्टर आदमी की कितनी सुनेगा, वो कह देते हैं हमें नहीं लगवाना इंजेक्शन, जाइए आप, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो हमें। तो यह है कि शिक्षकों को इससे थोड़ा दूर करना चाहिए, शिक्षकों को इससे दूर करना चाहिए। चलिए अस्पताल में ड्यूटी ना लगाएं तो फिर शिक्षक करेंगे क्या? सरकार तो सैलरी दे रही है जनाब, आप परिवार चलाइए, लेकिन कम से कम ऐसे इस समय जब ये पूरा जो बुरा समय चल रहा है, जहां सब लोग आगे आके मदद कर रहे हैं, तो शिक्षकों को भी तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, वो भले ही समाज को जागृत करने की हो या दूर से संदेश देने की हो। आप क्या चाहते हैं, शिक्षक क्या ड्यूटी करे? शिक्षकों को हॉस्पिटल में ना लगाया जाए, पुलिस की जो ड्यूटी है वहां ना लगाया जाए, ये हम इसका कह रहे हैं।
जो जांच कर रहे हैं, जो घर घर जाके जो जांच कर रहे हैं, वो भी टीचर कर रहे हैं। वो उससे थोड़ा दूर रख रहे, क्योंकि हम लोगों को तो फिर उसकी बचा ट्रेनिंग ही नहीं बचा है। क्या जनाब, बचा क्या? फिर क्या करवाएं शिक्षकों नहीं, से? और नहीं, शिक्षकों से दूसरे काम करवाया जाए। शिक्षकों जैसे का हम लोगों का नहीं, जिसलिए मैं नियुक्ति आपसे हुई है वो सुझाव काम मांग रहा करवाए। हूं, मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं कि सरकार के पास तक वो सुझाव जाए। आप समझिए सुभाष जी, हाँ, फिर शिक्षकों से क्या जी जी। करवाया जाए? नहीं नहीं, हम बताएं आपको, हॉस्पिटल में भर्ती किए जाए, डॉक्टरों की भर्ती की जाए, नर्सों की भर्ती की जाए, उन लोगों को लगाया जाए। जो नर्सेज जो है, जो मेडिकल कॉलेज जो पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों को मैं जो आपकी लाया जाए, जानकारी के क्योंकि लिए बता दूं कि मेडिकल में एस्मा लगा हुआ है, सभी डॉक्टरों को वापस बुला लिया गया है। जितना स्टाफ हो सकता है सरकार ने वो स्टाफ अवेलेबल करवाया है। मैं यहाँ शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि अगर शिक्षकों को मेन फ्रंट से हटा दिया जाए तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सुभाष जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा, आपसे सुझाव मांग रहा हूँ कि शिक्षकों को ऐसे हालात में क्या काम देना चाहिए? शिक्षकों को जागृति का काम देना चाहिए, जागरूकता का काम देना चाहिए कि भाई वैक्सीनेशन करवाइए आप लोग। हम अपने तरीके से कर रहे हैं, पीटीए की बैठक बुला के कर सकते हैं, बच्चों के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट जो हॉस्पिटल का जो काम दे है वो थोड़ा गलत है, और इसी कारण से ये इतने ज्यादा शिक्षक संक्रमित हुए हैं, राजीव जी, अनट्रेंड होने के कारण। राजीव जी, सुभाष जी तो जी जी। बचते नजर आए, आप बताइए अब क्या उपाय है? अरे उपाय से मेरा कहना यह है भाई साहब कि आप सबसे पहले 1 तारीख से जैसे वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, शिक्षक को आप एक प्रथम डोज तो लगवा दो। अभी तो हमारे शिक्षकों को प्रथम डोज ही नहीं लगा। हम्म। हाँ, अब काम आप ले रहे हैं, काम लेने की कोई समस्या नहीं है। काम ठीक है, आपका ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ नहीं करके वहां कर लेंगे, वहां नहीं करके यहाँ कर लेंगे, तुलाई चल रही है वहां का लगा देंगे। आपको जहां काम लगाना है वो आप लगाओगे। आपने शिक्षक को छोड़ा कहाँ है? आप बताओ कौन सा काम नहीं लिया आज तक शिक्षक से? एक काम आप बता दो जो शिक्षक ने नहीं किया हो। कोई सा काम ऐसा नहीं है, झाड़ू पोंछे से लेके और क्या कहूं मैं, दारू की दुकान पे दारू बेचने तक से लेके कौन सा कार्य है, राशन भेजने से लेके क्या नहीं किया शिक्षक ने? सारे कार्य किए। दारू उसके बेचने बाद भी का तो नहीं मुझे किया। पता नहीं, दारू बेचने का तो मुझे पता नहीं कि दारू वारू शिक्षकों से प्रवासी बेचते हैं। बैठे दारू की पिछली सरकार में। ठेकों पे टीचरों को लगाया गया है इसी मध्य प्रदेश से, इसी मध्य शिक्षकों प्रदेश को ऐसा में। नहीं है। खाना परस के। और ये अभी जो मुझे ये सामूहिक बताइए विवाह होते फिलहाल हैं, अभी कौन सा काम करवाना चाहिए? राजीव जी, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ शिक्षकों से, कोरोना काल में मानव सेवा के लिए सरकार को शिक्षकों से क्या काम करवाना चाहिए? जैसे हम आप लोग अभी तो बताया सुभाष जी ने कि भैया डोर टू डोर काम भी जो वो है, जो अपने समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, मार्गदर्शक लोग हैं, नेता लोग हैं, पथ प्रदर्शक लोग हैं, उन सबके साथ में जाकर के एक बड़ा कार्य ये हो सकता है कि इस बीमारी से बचाव के भैया ये काम है। आप लोग जितनी सहजता से इसको ले रहे हैं उतनी गंभीरता आप भयावह स्थिति देख नहीं रहे और आपने उसको समझा नहीं। अब आप आज आपके सामने हम फिर आपसे निवेदन करने आए कि इसकी भयावहता को आप समझिए और जो कुछ आप संभव है, जो कुछ उसके गाइडलाइन के जो नियम है उनके बारे में आप काम करिए। बहुत सारे और अन्य काम ऐसे हो सकते हैं शासन की दृष्टि से जो सहजता से शिक्षक द्वारा किए जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं क्या कहता हूं कि जो 55 साल से उम्र का एक आदेश है शासन का, अब इसमें वो सारे लोगों को लगा देते हैं। एक मेचुअर उम्र में जहां पर आदमी काम करने में और उसमें शिथिलता आ जाती है, 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की आप ड्यूटी लगा रहे हैं, वो कोरोना पीड़ित होकर मर रहा है। रिटायर्ड लोगों के लगा दी, रिटायर्ड लोगों की लगा दी ड्यूटी। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि कुछ तो आप वो तय करिए, कुछ तो गाइडलाइन तय करिए कि भाई हम ऐसा करेंगे। अब पिछली बार आपको साहब केवल यही देखना है कि कब ठीक हो रहे हैं। अब बैठे हैं उनके इंतजार करने में कि साहब 15 दिन बाद ठीक होंगे, उनके गेट दरवाजे में ड्यूटी लगा। तो कुल मिलाकर बहुत से कार्य ऐसे हो सकते हैं जो शिक्षक द्वारा समाज हित के हैं, समाज में जहां उनका उपयोग हो सकता है, शासन में भी बैठे लोग और हम सबसे बैठ के समन्वय के साथ कुछ अच्छे काम निकल सकते हैं जिनका क्रियान्वयन हो सकता है। देखिए सुभाष जी और राजीव जी, आपके साथ में सभी मध्य प्रदेश की सरकार, पूरी मध्य प्रदेश की सरकार से, अधिकारियों से और शिक्षकों से एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये कि जो उम्र के दायरे में अभी फिलहाल आ रहे हैं 45 साल वाले में, वो आज या कल टीका लगवाएं। उसका जब सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए बोल रही है तो सबसे पहले आप टीका लगवाइए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, ये सबसे पहला उपाय है आपका। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पहले उपाय से भी पहले एक चीज की गांठ बांध के रख लीजिए कि घर से जब भी निकलें तब
ऐसा मास्क लगाकर जाएं जो कोरोना का जो ये वायरस है इसको रोक सके। मैं सीधे बोल रहा हूं, रोक सके। N95 आप यूज कीजिए या मेडिकल मास्क यूज कीजिए, तो वो डबल मास्क आप यूज कीजिए ताकि आपका वायरस जो है वो आपके मुंह या नाक के जरिए आपके शरीर के अंदर ना घुस पाए। और तीसरा सबसे जरूरी बात यह है कि आप हो सके तो ग्लव्स पहनिए, आप हो सके तो बार बार हाथों को सैनिटाइज कीजिए, अगर आप हो सके तो बार बार आप हाथों को धोइए और ऐसी किसी चीज को ना छूइए जो संदिग्ध हो। सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या में इन चीजों को शामिल कीजिए। उसके अलावा जो कमजोर शिक्षक है या जो स्वास्थ्य के प्रति जिनका ध्यान नहीं रहता, या जो 50 या 55 से ऊपर के जो शिक्षक है, उनकी ड्यूटी में सरकार से इस बात की अपील करूंगा कि उन शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सरकार ग्राउंड लेवल पर ना लगाए। अगर हो सके तो उन्हें ऑफिस लेवल पर उनको रखें, फाइलिंग वर्क उनसे करवाएं, पेपर वर्क उनसे करवा ले, लेकिन उनको ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल भी ना भेजें। साथ ही उन्हें कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा का जो एक डेजिग्नेशन है या बोला जाए कि उन्हें शिक्षकों को कोरोना योद्धा जो है आप डिक्लेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो 700 750 से अधिक जो शिक्षक मारे जा चुके हैं कोरोना के रूप में, वायरस के रूप में, वायरस से जो मारे जा चुके हैं, उनको सीधे तौर पर सरकारी जो मदद है, उनके परिवार को जो मदद है वो जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शिक्षकों की कोई मदद कर सकता है तो वो सबसे पहले खुद शिक्षक है, जो अपना ध्यान खुद रख सकता है, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखे, मास्क लगाने का ध्यान रखे, सैनिटाइज करने का ध्यान रखे, साबुन से हाथ धोने का ध्यान रखे और साथ ही सारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का ध्यान रखे। दूसरे मुद्दे पर जो अधिकारी है उन्हें जल्द से जल्द शिक्षकों की फाइल जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ नियम कायदों के साथ शिक्षकों की ड्यूटी जो है वो कोरोना योद्धा के रूप में लगानी चाहिए, जिसमें उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनकी उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन्हें टीका जो है वो बिल्कुल अनिवार्य कर देना चाहिए कि टीका लगवाने के बाद ही आप फील्ड पर जाएंगे। और साथ ही साथ सरकार को यह करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके कोरोना योद्धा इन शिक्षकों को डिक्लेयर करके इनके परिवारों को आर्थिक मदद देना चाहिए, साथ ही इनके इलाज का जो है वो बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। राजीव कुमार शर्मा जी और सुभाष सक्सेना जी, आपने हमारे साथ बात की और शिक्षकों के इस अहम मुद्दे को हमारे साथ उठाया, साथ ही सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की, अधिकारियों के पास बात पहुंचाने की कोशिश की। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सीख के साथ आपको धन्यवाद दूंगा कि इस समय तेरा और मेरा करने का समय नहीं है, यह समय है साथ में मिलकर काम करने का, क्योंकि आप उनकी वजह से मजबूत हैं जो आज मारे जा रहे हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।